नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक सफ़र पे निकलने वाले हैं। ये सफ़र एक मामूली से दिखने वाले पत्थर से शुरू होता है और एक गगनचुंबी इमारत के स्टील फ्रेम तक जाता है। हमारे पास विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का एक अध्याय है और हमारा मिशन है धातु यानी मेटल की इस पूरी कहानी को समझना। हम जमीन के नीचे से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे आकार देता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम धातु या मेटल शब्द सुनते हैं तो दिमाग में लोहा, सोना, तांबा यही सब आता है। पर क्या चीज किसी तत्व को धातु बनाती है? सिर्फ ये कि वो सख्त है और चमकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। चमक और कठोरता बिल्कुल सही पहचान है, पर ये तो बस ट्रेलर है। अध्याय के हिसाब से धातुओं के पास कुछ कह सकते हैं सुपर पावर्स हैं। कुछ ऐसे गुण हैं जिन्होंने इंसान को पत्थर के जमाने से आज के दौर में पहुंचाया। सबसे पहला गुण है धात्विक चमक, जिसे अंग्रेजी में लस्टर कहते हैं। शुद्ध धातु हमेशा चमकती है, और यही चमक है जिसने हजारों साल से हमें सोने और चांदी का दीवाना बनाया हुआ है। बिल्कुल। लेकिन शायद इससे भी ज्यादा क्रांतिकारी गुण था आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। हाँ, मैलिएबिलिटी। ये एक भारी भरकम शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। हथौड़े से पीट कर किसी धातु की पतली चादर बना देना। इसी गुण की वजह से इंसान ने शायद पहला तांबे का औजार बनाया होगा। और सोने और चांदी तो इसमें सबसे आगे हैं। वो तो इस मामले में चैंपियन है। और इसी से जुड़ा एक और गुण है तारों में खिंच जाने का। मतलब हमारे घर की सारी बिजली तो तांबे के तारों से ही दौड़ रही है। सही पकड़ा। उसे एक तन्यता या डक्टिलिटी कहते हैं। आपको पता है 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर? ये तो अविश्वसनीय है ना? और जैसा आपने कहा, बिजली की सुचालकता यानी कंडक्टिविटी एक और बड़ा गुण है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती हैं। चांदी सबसे बेहतरीन सुचालक है, पर वो महंगी है, इसलिए हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी बाहरी पहचान, पर जब ये दूसरे तत्वों से मिलते हैं तब इनका असली स्वभाव सामने आता होगा। हाँ, अध्याय में एक सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज की बात की गई है। ये सुनने में किसी रैंकिंग चार्ट जैसा लगता है। आप इसे धातुओं का सोशल लैडर समझ सकते हैं। सोशल लैडर? हाँ, ये एक लिस्ट है जो बताती है कि कौन सी धातु कितनी ज्यादा मिलनसार है, या यूं कहें कि क्रियाशील है। इस लैडर में जो सबसे ऊपर हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम, वे बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हैं। ज्यादा रिएक्टिव मतलब असल में इसका क्या असर दिखता है? इसका मतलब है कि वो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। क्या सच में? जी हाँ, वे हवा की ऑक्सीजन से इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं कि उन्हें काबू में रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखना पड़ता है। हाँ, सही तुलना है। तो फिर इस लैडर में बीच में कौन आता है, जैसे लोहा या एल्यूमिनियम? हाँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, ये सब बीच वाले हैं। ये हवा से धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं। वे अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक पतली सुरक्षात्मक परत बना लेते हैं। ये परत एक तरह से उनका सुरक्षा कवच बन जाती है। अच्छा, जैसे एल्यूमिनियम के नए बर्तनों पर एक हल्की सी परत होती है, वो यही है? बिल्कुल वही। और जो सबसे नीचे हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये तो किसी से बात ही नहीं करते होंगे। बिल्कुल, वे धातुओं की दुनिया के इंट्रोवर्ट्स हैं। वो इतने कम क्रियाशील हैं कि ऊंचे तापमान पर भी हवा की ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं रखते। और इसीलिए वो इतने कीमती हैं। हाँ, उनकी यही अक्रियाशीलता उन्हें कीमती बनाती है। हजारों साल पुराने सोने के गहने आज भी वैसे ही चमकते हैं। पानी के साथ भी इनका यही बर्ताव रहता है। हाँ, ये सोशल लैडर पानी के साथ भी काम करता है। सोडियम और पोटेशियम तो ठंडे पानी में जाते ही धमाका कर सकते हैं। धमाका? हाँ, वो इतनी तेजी से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि उस गैस में आग लग जाती है। बाप रे। जबकि लोहा और एल्यूमिनियम थोड़े नखरे वाले हैं। वे सिर्फ भाप यानी स्टीम से ही बात करते हैं। और सोना चांदी, उन्हें पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने सुना है कि सोने जैसी धातु को भी घोला जा सकता है। हाँ, पर उसके लिए एक सुपर एसिड की जरूरत होती है, जिसे अम्रराज या एक्वारेजिया कहते हैं। अम्रराज? ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का 3:1 के अनुपात में बना ताजा मिश्रण है। ये इतना शक्तिशाली है कि सोने और प्लैटिनम को भी अपने अंदर गला लेता है। कमाल है। तो अब हम धातुओं का स्वभाव समझ गए हैं, पर हमारा सफर तो जमीन के नीचे से शुरू होना था ना। अध्याय में खनिज और अयस्क का जिक्र है। मिनरल और और
इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले किसी भी तत्व या यौगिक को हम खनिज कहते हैं। मतलब चट्टानों में जो कुछ भी है वो सब खनिज है। सही। लेकिन जिन खनिजों से किसी धातु को निकालना आसान और फायदेमंद होता है, उन्हें अयस्क यानी ओर कहते हैं। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में फल तो बहुत हैं, पर हम सेब के बागान इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनसे सेब आसानी से मिलते हैं। तो सेब का बागान एक तरह से सेब का अयस्क हुआ। क्या बात है! इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं समझाया जा सकता। बिल्कुल यही मतलब है। सभी अयस्क खनिज हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जैसे लोहे का मुख्य अयस्क है हेमेटाइट और एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। ठीक है, तो हमें सही पत्थर मिल गया, यानी अयस्क। पर मैं सोच रही हूँ कि वो तो मिट्टी, पत्थर, कंकड़ के साथ मिला हुआ एक गंदा सा टुकड़ा होगा। इस ढेर से धातु को अलग करने का जादू, मतलब धातु कर्म, मेटलर्जी, कैसे शुरू होता है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग का कमाल है। धातु कर्म के 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण यानी कचरे की सफाई। दूसरा, धातु का निष्कर्षण, मतलब साफ अयस्क से धातु को बाहर निकालना। और तीसरा, धातु का शोधन, यानी निकाली गई धातु को और शुद्ध करना। तो इस सफाई यानी सांद्रण के क्या तरीके हैं? कई तरीके हैं, जो अयस्क और अशुद्धियों के स्वभाव पर निर्भर करते हैं। एक है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण? हाँ, ये घनत्व के अंतर पर काम करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चावल से कंकड़ भीनना। अयस्क को पानी की तेज धार से धोया जाता है, जिससे हल्की अशुद्धियां बह जाती हैं और भारी अयस्क के कण नीचे बैठ जाते हैं। और एक चुंबक वाला तरीका भी होता है ना? जी हाँ, चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगर अयस्क या अशुद्धि में से कोई एक चुंबकीय है, तो पिसे हुए अयस्क को एक ऐसे कन्वेयर बेल्ट पर डालते हैं जिसका रोलर चुंबकीय हो। चुंबकीय पदार्थ रोलर से चिपककर पास में गिरता है और दूसरा दूर जाकर। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। एक और विधि का जिक्र है, झाग उत्प्लावन विधि। ये तो किसी बबल बात जैसा लगता है। हाँ, ये अयस्क के लिए बबल बात ही है। ये तरीका खास तौर पर सल्फाइड अयस्कों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें पिसे हुए अयस्क को पानी और चीड़ का तेल, मतलब पाइन ऑयल, के साथ एक टैंक में मिलाया जाता है और फिर तेज हवा फूंकी जाती है। अच्छा। इससे तेल का झाग बनता है। अयस्क के कण तेल से चिपककर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं और मिट्टी, कंकड़ जैसी अशुद्धियां भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं। वाह! तो अब हमारे पास साफ सुथरा सांद्रित अयस्क है। अब इससे धातु को कैसे आजाद कराया जाए? क्या यहाँ भी वो सक्रियता श्रेणी काम आती है? बिल्कुल, यहाँ फिर से वही सोशल लैडर काम आता है। धातु को उसके अयस्क से अलग करना इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी क्रियाशील है। जो धातुएं सबसे ऊपर हैं, पोटेशियम, सोडियम, वे अपने यौगिकों से बहुत मजबूती से जुड़ी होती हैं। तो उन्हें अलग करना मुश्किल होगा। हाँ, उन्हें अलग करने के लिए ब्रूट फोर्स यानी बिजली का झटका देना पड़ता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जो बीच वाली धातुएं हैं जैसे लोहा, मध्यम क्रियाशील धातुओं जैसे जिंक, लोहा, इनके लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है। पहले इनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड में? वो कैसे? अगर सल्फाइड अयस्क है तो उसे हवा की मौजूदगी में तेज गर्म करते हैं। इसे भर्जन रोस्टिंग कहते हैं, जैसे हम मूंगफली भूनते हैं। और अगर कार्बोनेट अयस्क है तो उसे बिना हवा के गर्म करते हैं। इसे निस्तापन कहते हैं। तो भर्जन और निस्तापन दोनों का मकसद है धातु का ऑक्साइड बनाना। एकदम सही। एक बार ऑक्साइड बन गया तो फिर उसका अपचयन यानी रिडक्शन किया जाता है, यानी उससे ऑक्सीजन छीनी जाती है। ये काम करने के लिए कार्बन यानी कोक का इस्तेमाल होता है, जो ऑक्सीजन को खुद से जोड़कर धातु को अकेला छोड़ देता है। और जो सबसे शांत धातुएं हैं, उनका क्या? जो सबसे नीचे हैं, जैसे कॉपर या मर्क्यूरी, उनका निष्कर्षण तो बच्चों का खेल है। उनके सल्फाइड अयस्कों को बस हवा में गर्म कर दीजिए और धातु अलग हो जाती है। तो अब हमें धातु मिल गई, पर क्या ये मतलब 99.9% शुद्ध है? नहीं, अभी नहीं। इस तरह मिली धातु में अब भी थोड़ी बहुत अशुद्धियां होती हैं। आखिरी पड़ाव है शोधन यानी प्यूरिफिकेशन, और इसका सबसे आम तरीका है विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें क्या होता है?
इसमें हम अशुद्ध धातु की एक मोटी छड़, जिसे एनोड कहते हैं, और उसी धातु की एक एकदम पतली और शुद्ध पत्ती यानी कैथोड लेते हैं। दोनों को एक घोल में डुबोकर बिजली चालू कर देते हैं। होता यह है कि अशुद्ध छड़ से सिर्फ शुद्ध धातु के कण टूट टूट कर घोल में आते हैं और दूसरी तरफ शुद्ध पत्ती पर जाकर चिपक जाते हैं। और सारी गंदगी, जिसे एनोड पंक या एनोड मड कहते हैं, वही नीचे जमा हो जाती है। और मजे की बात यह है कि इस कीचड़ में भी कई बार सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं मिल जाती हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को लोहे के उदाहरण से समझते हैं। अध्याय में वात्या भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस का जिक्र है। ये क्या बला है? वात्या भट्टी लोहे के साम्राज्य का दिल है। ये कोई छोटी मोटी भट्टी नहीं, बल्कि एक कई मंजिला इमारत जितनी बड़ी संरचना होती है, जो सालों तक 24 घंटे चलती रहती है। इसमें ऊपर से 3 चीजें डाली जाती हैं: लोहे का अयस्क यानी हेमेटाइट, कोक और चूना पत्थर। और इन तीनों का काम क्या है? कोक के 2 काम हैं। एक, वो ईंधन है जो जलकर बहुत ज्यादा तापमान पैदा करता है। दूसरा, वो सबसे जरूरी अपचायक है जो हेमेटाइट से ऑक्सीजन छीनकर उसे पिघले हुए लोहे में बदल देता है। और चूना पत्थर? चूना पत्थर एक सफाई कर्मचारी यानी गालक का काम करता है। वो अयस्क में मौजूद रेत और मिट्टी जैसे अशुद्धियों से मिलकर एक हल्का पिघला हुआ पदार्थ बनाता है, जिसे धातुमल यानी स्लैग कहते हैं। तो ये स्लैग या धातुमल कचरा है? हाँ, एक तरह से। और चूंकि ये पिघले हुए लोहे से हल्का होता है, ये उसके ऊपर तैरता रहता है, जैसे तेल पानी पर तैरता है। फिर नीचे से पिघले हुए लोहे को और उसके ऊपर से धातुमल को अलग अलग निकाल लिया जाता है। इस भट्टी से जो लोहा निकलता है उसे कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं। और इसी लोहे से छत्तीसगढ़ की वो प्रसिद्ध ढोकरा कला की मूर्तियां बनती होंगी। हाँ, स्रोत में इसका सुंदर जिक्र है। ढोकरा कला एक बहुत पुरानी तकनीक है, जिसमें कलाकार पहले मोम की मूर्ति बनाते हैं, उस पर मिट्टी का लेप चढ़ाते हैं, फिर उसे गर्म करके मोम को पिघलाकर बाहर निकाल देते हैं। जो खोखला सांचा बचता है उसमें पिघली हुई धातु डालकर अद्भुत कलाकृतियां तैयार की जाती हैं। बहुत सुंदर। पर लोहे की एक सबसे बड़ी दुश्मन भी है, जंग। ये जंग लगना असल में है क्या? असल में ये एक धीमी और खतरनाक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसे संक्षारण या करोजन कहते हैं। और ये सिर्फ रासायनिक नहीं, बल्कि विद्युत रासायनिक है। विद्युत रासायनिक मतलब इसमें भी बिजली का कोई रोल है? बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि लोहे की सतह पर पानी की एक बूंद एक छोटी सी खुद को तबाह करने वाली बैटरी की तरह काम करती है। बूंद के नीचे लोहे का एक हिस्सा यानी एनोड खुद को घुलाना शुरू कर देता है, और दूसरा हिस्सा कैथोड हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सर्किट पूरा करता है। आपको जो भूरे रंग की परत यानी जंग दिखती है, वो दरअसल इस डेड बैटरी का कचरा है। बाप रे! तो ये एक धीमी आत्महत्या जैसी प्रक्रिया है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पेंट, तेल या ग्रीस लगाना सबसे आम तरीके हैं, क्योंकि ये लोहे का हवा और नमी से संपर्क तोड़ देते हैं। पर एक और ज्यादा स्मार्ट तरीका है, जिसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसमें क्या करते हैं? इसमें लोहे के ऊपर उससे ज्यादा क्रियाशील धातु जैसे जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। उससे क्या होता है? अब अगर उस परत पर कोई खरोंच भी लग जाए तो जिंक लोहे के लिए बॉडीगार्ड बन जाता है। क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील है तो वो खुद को कुर्बान कर देता है, यानी खुद जंग खा जाता है, पर लोहे को बचाता है। इसीलिए इसे बलिदानी संरक्षण भी कहते हैं। ये तो कमाल है। तो हम धातुओं के मूल गुणों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं। अध्याय के अंत में मिश्र धातु या एलॉय की बात है। ये क्या है? मिश्र धातुएं एक तरह से सुपर मेटल्स हैं। ये 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण होती हैं। इन्हें बनाने का मकसद ही होता है मूल धातु के गुणों को बेहतर बनाना। जैसे शुद्ध लोहा काफी नरम होता है, पर उसमें बस थोड़ा सा कार्बन मिला दें तो वो स्टील बन जाता है, जो बेहद मजबूत होता है। और स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग नहीं लगता, वो भी एक मिश्र धातु है। हाँ, स्टील में जब निकल और क्रोमियम मिला दिया जाता है तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। क्रोमियम सतह पर एक अदृश्य सुरक्षात्मक परत बना लेता है, जो उसे जंग लगने ही नहीं देती। अच्छा। इसी तरह पीतल है जो तांबे और जिंक से बनता है, कांसा है जो तांबे और टिन से बनता है। स्रोत में एक और दिलचस्प उदाहरण है, ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। ये एल्यूमिनियम, कॉपर और मैंगनीज का मिश्रण है। एल्यूमिनियम हल्का तो होता है पर बहुत मजबूत नहीं, पर इस मिश्रण से बना ड्यूरेलुमिन स्टील जितना मजबूत और एल्यूमिनियम जितना हल्का होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हवाई जहाज बनाने में होता है।
तो हमने एक पत्थर के टुकड़े से शुरू किया और हवाई जहाज तक पहुंच गए। हमने देखा कि कैसे धातुओं के अपने गुण होते हैं, उनका एक सामाजिक व्यवहार होता है, कैसे उन्हें जमीन से निकालकर आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है और फिर कैसे उन्हें मिलाकर और भी बेहतर बनाया जाता है। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये तो मानव सभ्यता की कहानी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे इंसान ने प्रकृति के तत्वों को समझा और उन्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला। ये पूरी प्रक्रिया विज्ञान, सब्र और इंजेन्युइटी की कहानी है। और इसी कहानी को आगे ले जाते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। हमने आज जिन धातुओं और मिश्र धातुओं की बात की, वो ज्यादातर वो हैं जिन्हें हम दशकों या सदियों से जानते हैं। जरा सोचिए, भविष्य की तकनीकों के लिए, जैसे अंतरिक्ष में और दूर जाने के लिए हल्के और बेहद मजबूत यान, या शरीर के अंदर काम करने वाले नैनो रोबोट्स बनाने के लिए, हमें किन नए गुणों वाली धातुओं की जरूरत होगी? क्या हम भविष्य में ऐसे सुपर मेटल्स डिजाइन कर पाएंगे जिन्हें हम आज सोच भी नहीं सकते? शायद भविष्य की सबसे बड़ी खोज कोई नया तत्व नहीं, बल्कि मौजूदा तत्वों को मिलाने का कोई नया जादुई तरीका हो।